हेलो एवरीवन। मैं राहुल कर्ण बोल रहा हूं और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बिहार की भूमिका के बारे में है। जो कि स्वाधीनता संघर्ष में बिहार ने किस तरह सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और अपनी क्रांतिकारिता की मदद से भी किस तरह स्वाधीनता संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। तो निश्चित तौर पर ये सेशन जो है आप लोगों के लिए शॉर्ट, क्रिस्प और समराइज सेशन होने वाला है। सिर्फ तथ्यों के आधार पर हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि किन किन तरह की चीजें बिहार में प्रभावित की है। स्वतंत्रता संघर्ष के पृष्ठभूमि की बात करें तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार में थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता रही है। और साथ में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि की गई थी। और इलाहाबाद की संधि के प्रावधान आप सभी को पता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। साथ ही किसानों, आदिवासियों और जमींदारों में असंतोष का माहौल रहता है। बात करें हम लोग प्रारंभिक विद्रोह की, तो इसकी सूची अगर हम लोग देखें तो जैसे सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह 1770 में आरंभ होता है और मूसा शाह और भवानी पाठक इसके नेता माने जाते हैं। साथ ही इसकी विशेषता क्या रही है? गोरिल्ला गोरिल्ला पद्धति से ये लोग हमला करते थे। भूमिज विद्रोह को देखें तो 1767 में प्रारंभ होता है। इसके प्रमुख नेता गंगा नारायण सिंह होते हैं और ये अनुसूचित जनजातीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कोल विद्रोह देखें तो 1831-32 में इसकी शुरुआत होती है। बुद्धो भगत इसके नेता होते हैं और ये भूमि की सुरक्षा के लिए अ, विद्रोह करते हैं। साथ में आए संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। सिद्धू कान्हू, आप लोगों को और भी नाम पता होंगे जैसे चांद, भैरव और उसके बाद ये सब कुछ नाम है। फूलो जानो, ये सब भी नाम आप लोगों को जरूर ध्यान में रखने चाहिए। ये महाजनी शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया था। वहाबी आंदोलन की शुरुआत 1820 में हुई जो 1888 तक चली। इसके प्रमुख नेता विलायत अली इनायत अली थे और धार्मिक चेतना और अंग्रेज विरोध नीति के कारण इन्होंने अपना विद्रोह प्रारंभ किया था। साथ में देखें नील विद्रोह को, तो नील विद्रोह की शुरुआत 1859-60 में होती है बेसिकली। और ये बिहार के क्षेत्र में देखें तो चंपारण में भी किया जाता है आगे चलकर, और नील की खेती का विरोध करते हैं। जो भूमिहार विद्रोह है, ये भी शाहाबाद और आरा कई बार होता है कि क्वेश्चन इस तरह फ्रेम कर दिया जाता है कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये बस ध्यान रखने की जरूरत है कि भूमिहार विद्रोह जो है 1914 में किस क्षेत्र में हुई थी। तो ये शाहाबाद और आरा के क्षेत्र में हुई थी। पलामू विद्रोह 1771 में पलामू क्षेत्र में होती है। किसके द्वारा की जाती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेरो जनजाति के द्वारा की जाती है। तिलका माझी विद्रोह को देखें तो ये मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए कि तिलका माझी जो है पहला आदिवासी विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो ये बिल्कुल तौर पर ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये भागलपुर के क्षेत्र में है। 1784 ईस्वी भी ध्यान रख लीजिएगा। इसी श्रेणी में कुछ अन्य विद्रोहों को भी देख लेते हैं हम लोग कि जैसे नोनिया विद्रोह है। नोनिया विद्रोह के बारे में हम लोग को बहुत ध्यान नहीं रखना है। हाँ, ये है जो हम लोग इसका हाजीपुर क्षेत्र है, पूर्णिया है, तिरहुत है, सारण, इन क्षेत्रों को ध्यान रखना है। कहीं हो सकता है कि चूंकि अब क्वेश्चन का नेचर अलग तरह से भी आ सकता है, इसके लिए हम लोग को छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें नोनिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो सोडा का व्यापार होता था, उसमें बिचौलिया कम दाम में खरीदते थे और अधिक दाम पर बेचते थे। तो इन सब चीजों से भी उनके मध्य असंतोष का माहौल था। अगला विद्रोह देखें, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ है? सारण। ये बेसिकली हम लोगों को ध्यान रखना है। कुछ देवी चौधरी, मजनू शाह, रामानंद गोसाई, इन का नाम हम लोग ध्यान रख सकते हैं। लोटा विद्रोह की बात करें, लोटा विद्रोह मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में किया गया। बस हम लोग इतना ही देखेंगे। वहाबी आंदोलन का केंद्र देखें, सभी को पता है केंद्र इसका पटना है और इसकी शुरुआत सैयद अहमद द्वारा की गई थी। काला पानी होगा यहाँ पे। और काला पानी की सजा इसमें भी कुछ लोगों को दी गई थी। उसमें हजरत दाऊद खां, अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम, याहिया अली और अमीर खान थे। बिहार में अगर बात करें हम लोग धर्म और समाज सुधार आंदोलन की, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ की किया गया था। तो पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। फिर भागलपुर में 1866 में ये किया गया कि डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को कि डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष द्वारा ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। अगला तथ्य देखें तो दानापुर में 1850 ईस्वी में पहला आर्य मंदिर स्थापित किया गया। देखिए,
1868 में रामकृष्ण परमहंस का बिहार आगमन होता है। स्वामी विवेकानंद जी बिहार में 3 दफा आते हैं, 1886, 1890, 1896। 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा जमशेदपुर में खोली गई। जमशेदपुर आप लोग जानते हैं कि अब वर्तमान झारखंड में है, लेकिन तत्कालीन बिहार में था। अगले तथ्य को देखें तो 1894 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन-कौन थे? ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कर्नल अलकॉट और एनी बेसेंट थे, और उन्होंने बिहार की यात्रा की। और साथ में देखें तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, जो बिहार से ही बिलोंग करते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 1 दशक तक महासचिव भी रहे। तो इन तथ्यों को भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग जब बात करते हैं तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम बिहार में किस तरह रहा है, आप लोग अ, इस इमेज को ही देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा लग भी गया होगा आप लोगों को कि ये कौन है और इनकी क्या भूमिका रही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत देखें तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी से शुरुआत मानी जाती है। इसमें विद्रोही सैनिकों द्वारा कैप्टन लेजली और नॉर्मन ग्रांट की हत्या कर दी जाती है। फिर देखिए पटना में, तो पटना में जो 3 जुलाई को पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता होते हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और 4 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है 16 अन्य लोगों के साथ, और फिर इन्हें फांसी भी दे दी जाती है। उसके बाद देखें तो जो 25 जुलाई की घटना है, वो काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर दानापुर में जो है सैनिकों की 3 टुकड़ियों की बगावत हो जाती है। और उसके बाद वो पल आता है जो जहाँ पर 1857 की क्रांति के बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह के हाथों में चला जाता है, जिन्हें हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं। और वो जगदीशपुर पर कब्जा करते हैं, लेकिन उस पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फिर बात करें तो जब मुजफ्फरपुर के सैनिक विद्रोह करते हैं, तो ये भी शाहाबाद में आकर कुंवर सिंह से मिलते हैं और उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस पूरे अभियान का अगर टाइमलाइन देखें हम लोग, तो बेसिकली ये 12 अगस्त से 23 अप्रैल 1858 तक माना जाता है। इससे पहले की कुछ बातों को देखें तो 30 जुलाई को सारण, तिरहुत और चंपारण में सैन्य कानून लगा दिया गया था। और बाबू वीर कुंवर सिंह फिर वहां से विजयगढ़, मिर्जापुर, लखनऊ की ओर होकर निकलते हैं, वहां नाना साहब से मिलते हैं और उनके साथ मिलकर कानपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। उसके बाद कानपुर पर आक्रमण करने के बाद वो आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं और आजमगढ़ पर आक्रमण कर वहां पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद कुछ अंग्रेज सैन्य कमांडरों से बलिया के समीप इनका मुठभेड़ होता है। और उसी क्रम में जब वो पुनः जगदीशपुर की ओर जा रहे होते हैं, उसी क्रम में जो डगलस है, डगलस के साथ इनका युद्ध होता है, और उसी के टाइम में ये घायल हो जाते हैं और इन्होंने अपने हाथ काटकर गंगा जी में सौंप दिया था। और अंतिम रूप से ये ली ग्रैंड पर विजय प्राप्त करते हैं और 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ ही एक और नाम आता है अमर सिंह। अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई होते हैं, और उन्होंने उनको 5 फरवरी 1860 ईस्वी को नेपाल के राजा द्वारा पकड़ा जाता है और गोरखपुर के जेल में मृत्यु उनकी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, ये कहीं हो सकता है कि किस जेल में उनकी मृत्यु होती है। वीर कुंवर सिंह के बदले अगर कहीं अमर सिंह के बारे में पूछा जाता है तो ये गोरखपुर के जेल में उनकी मृत्यु। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों की भूमिका। अ, इसके विभिन्न तथ्यों को हम लोग देखें तो जैसे सरस्वती अकादमी, विभिन्न संगठनों को हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से संगठन कब आए और उसमें किन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तो इसी क्रम में नाम आता है सरस्वती अकादमी, जिसका मुख्यालय दरभंगा होता है। 1901 में इसकी स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक कमलेश्वरी चरण सिन्हा और ब्रजकिशोर प्रसाद होते हैं। अगला एसोसिएशन देखें तो बॉयज एसोसिएशन। बॉयज एसोसिएशन भी दरभंगा से संबंधित है और इससे संबंधित ईस्वी 1909 है। इसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा और कमलेश्वरी चरण सिन्हा माने जाते हैं। तीसरा देखें हम लोग तो 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद के द्वारा की जाती है। 1917 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान
गांधी जी द्वारा चंपारण के बरहरवा लखन सेन में एक स्कूल की स्थापना की जाती है। और स्कूल की स्थापना कहाँ की जाती है, तो ये बाबू शिव गुलाम लाल के घर में की जाती है। और गांधी जी के आह्वान पर ही बिहार शरीफ में राम बिघा के राम राय बहादुर होते हैं एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना भी की थी। आगे हम लोग जब देखें तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसका 16वां अधिवेशन 1921 में होता है और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी की करती है। ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिला द्वारा अध्यक्षता भी की जा रही है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी तरह देखें तो 1928 में मोतिहारी में ये बिहार युवक संघ की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में, तो ये प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में इसकी स्थापना की जाती है। 1931 में बिहारी छात्रों का 24वां सम्मेलन कहाँ होता है, ये आरा में होता है। जयप्रकाश दिवस को देखें तो जयप्रकाश दिवस 14 मार्च 1940 को मनाया जाता है। जब मैं इस तथ्य को देख रहा था तो मुझे लगा कि 2-3 और अन्य तथ्यों को भी इसमें सम्मिलित कर देना चाहिए। चूंकि जयप्रकाश दिवस 14 मार्च 1940 ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस अगर पूछ ले तो ये है 4 जनवरी 1933 ठीक है। और गांधी दिवस अलग से पूछ ले तो ये मनाया गया था 15 जून 1944। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और एक दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था जो 16 नवंबर 1940 को मनाया गया था पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के छात्रों के द्वारा। ये जो जयप्रकाश दिवस है, जयप्रकाश दिवस बिहार के छात्रों के द्वारा मनाया गया था जब जयप्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य संगठनों की बात करें तो जैसे बंग भंग आंदोलन में बिहार में जो स्वदेशी आंदोलन के नेता थे वो सतीश चंद्र चक्रवर्ती थे। इस नाम को अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। और 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी दरभंगा पहुंचते हैं और वहीं पर दरभंगा में ही ये राखी दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि राखी दिवस कहाँ मनाया गया था। 1908 में इसी तरह मुजफ्फरपुर का बम कांड होता है जिसके दो नाम आप लोग बिल्कुल जानते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इनकी योजना थी जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना, किंतु कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। फिर 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या मतलब गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी जाती है। अगला संगठन के रूप में देखें बिहार में तो ये होम रूल आंदोलन है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में होती है। इसकी दो शाखाएं होती है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बिहार में इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय मौलाना मजहरूल हक को दिया जाता है जो इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां हैं और इसके मंत्री चंद्रवंशी सहाय हैं। इसको भी ध्यान रखा जाए। एनी बेसेंट 1918 में पटना आती हैं। और मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग से संबंधित जो मुख्य व्यक्तित्व होते हैं वो जनकधारी प्रसाद हैं। और बिहार में यह आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट बना के दे देता है क्वेश्चन, तो ये ऐसा नहीं आप लोग मानिएगा कि ये सफल था। बिहार में यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था। इसके आगे देखें हम लोग तो चंपारण सत्याग्रह चूंकि सभी को पता है कि 1917 में हुआ है। इसके पृष्ठभूमि में लखनऊ समझौता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जो 1916 में संपन्न हुआ था और जिसमें राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। इसमें तीन कठिया प्रथा जो है अ, उस पर चर्चा की गई थी। चूंकि तीन कठिया प्रथा का जिक्र आया है तो मैं दो तीन चीजें और भी बता दूं कि जो नील की खेती होती थी, नील की खेती दो तरह की से होती थी। एक होता था जिरात। नील की खेती दो तरह से होती थी, जिरात और पश्मीवार। इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। जिरात और अस्मिवार पद्धति से खेती की जाती थी। और अस्मिवार पद्धति के तहत जो है तीन तरह की नील की खेती की जाती थी। एक तो तीन कठिया था जो आप सभी जानते हैं, और दो था कुर्तौली और खुश्की। कुर्तौली और तीसरा था खुश्की। ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा, कई चीजें बार ये चीजें नहीं पता होती हैं, इसलिए मैंने बता दिया। देखें तो 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से सॉरी पटना पहुंचते हैं और वो मजहरूल हक के यहाँ रुकते हैं। उसके बाद 15-16 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचते हैं और वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल एडवर्ड गेट होते हैं।
एडवर्ड गेट से गांधी जी की मुलाकात के बाद एक चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन होता है। उसके अध्यक्ष एफ.जी. स्लाई होते हैं और उसमें कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं, डी.जे. रीड, राजा हरिप्रसाद, एल.सी. आदामी, नारायण सिंह और जी रैन। इन सदस्यों का नाम याद रखिए, कई बार होता है कि कुछ एक दूसरा नाम देकर ऐसा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि वो चंपारण कृषि समिति का सदस्य रहे। इसके परिणाम क्या हुआ? तो तीन कक्षिया प्रणाली समाप्त हो गई। अवैध जो वसूली थी उसके 25% वापस कर दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के आरंभिक बैठक के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक रांची में रहे थे। हो सकता है कभी इन सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाई गई थी। इसका क्षेत्र कहाँ रहा है बिहार में? पटना, भागलपुर, रांची, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर। 16 फरवरी 1919 को हसन इमाम ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1919 में मौलाना शौकत अली पटना आते हैं और असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका विरोध किस किस ने किया था। ठीक है, हसन इमाम और श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका विरोध किया था। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि गांधी जी ने 26 जनवरी 1920 को खिलाफत मुद्दे पर असहयोग का प्रस्ताव रखा था और 19 मार्च 1920 को पूरे भारत 19 मार्च 19 सॉरी 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों की बात करें कांग्रेस और असहयोग आंदोलन की, तो इसकी आंदोलन की पृष्ठभूमि से सभी हम लोग, चूंकि अभी पीछे के स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा, वही आंदोलन की पृष्ठभूमि भी बन जाती है बेसिक तौर पर। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतोष की भी स्थिति थी। रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड अ, आंदोलन फिर बिहार में जब देखे तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया इसके प्रमुख केंद्र रहते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की जाती है, जिसके उद्घाटन कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। और छात्रों और वकीलों का बहिष्कार आंदोलन में योगदान क्या रहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रमुख नेता के रूप में देखें तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, इन्होंने तो अपना जो चुनाव होता है, चुनाव से नामांकन भी वापस ले लिया था। इसमें विभिन्न कार्यक्रम को अपनाया गया बिहार में, जिसमें बहिष्कार एक प्रमुख कार्यक्रम था। बहिष्कार यानी विश्वविद्यालय से भी बहिष्कार, अदालतों से भी बहिष्कार, जितने भी न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उन सभी से बहिष्कार को इसका अपना प्रमुख कार्यक्रम बनाया गया। साथ ही अपना विश्वविद्यालय की भी स्थापना करने की बात की गई। जैसे पटना गया रोड के पास जो है एक कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष चांसलर जो है मजहरुल हक रहे हैं और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और उसके प्रिंसिपल श्री राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। अ, आगे चलकर इसे ही बिहार विद्यापीठ के नाम से जाना गया और जिसका उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। इसी क्रम में 1921 में ही देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान ही सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने के द्वारा की जाती है और वो अपने मित्र जो खैरू मियाँ हैं उनके जमीन पर इसकी स्थापना करते हैं और वहां से एक अखबार भी निकालते हैं, द मदरलैंड। ये अखबार का प्रकाशन भी करते हैं। कुछ अन्य तथ्यों को भी अगर हम लोग समेट लें इन्हीं चीजों में, तो 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना होती है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका जो है केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय मुजफ्फरपुर होता है। और फिर 13 नवंबर 1920 को नशाबंदी आंदोलन भी होता है और नशाबंदी आंदोलन किस क्षेत्र में होता है? वो शाहाबाद के डुमरांव में होता है। और साथ ही इसी जो नशाबंदी आंदोलन है, इसी के दौरान ही भागलपुर में झंडा कांड होता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि एक न चीजों में मैसअप हो जाए। स्वराज पार्टी का प्रस्ताव देखें तो गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास के द्वारा रखा जाता है। और ये कई बार होता है कि कौन सा गांव, जैसे मुरली भरारवा गांव राजकुमार शुक्ल के बारे में पूछ दिया गया है, तो इसी तरह हो सकता है कि कहीं पूछ दे, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि ये गांव का नाम तेनाई गांव है गया में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था चुनाव लड़कर विधान परिषद में प्रवेश कर समस्याओं का समाधान करना। ये कब स्थापित किया गया? तो फरवरी 1923 में स्थापित किया गया। इसके नेता आप लोग देख ही सकते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास और श्री मोतीलाल नेहरू, ये दो प्रमुख नेता माने जाते हैं।
अब इसका प्रभाव हम बिहार में देखें कि बिहार में किस तरह इसका प्रभाव रहा। तो इसका 26 फरवरी 1923 को जो है सबसे पहले इसका स्वराज पार्टी के लिए आयोजन किया जाता है बिहार में, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद होते हैं और सचिव अब्दुल बारी होते हैं। साथ ही श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में स्वराज दल की शाखा भी बनाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अगला देखें तो साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन 1927 में आया। नेतृत्व जॉन साइमन कर रहे थे। 1928 में ये भारत पहुंचा और 9 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में में प्रांतीय कमेटी की बैठक होती है। फिर 12 दिसंबर 1928 को आयोग पटना पहुंचा, जहां पर इसका बहिष्कार किया जाता है। आगे देखें हम लोग तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है और इसकी शुरुआत साबरमती से होती है और ये तिथि याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं और दांडी यात्रा के लिए चयनित 78 आश्रम वासियों में से एकमात्र कारो बाबू शामिल थे। कारो बाबू का एक अन्य नाम भी है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गिरिवर चौधरी। ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एकमात्र बिहारी थे इस यात्रा में शामिल। फिर अगला महत्वपूर्ण तिथि देखते हैं 15 अप्रैल 1930। ये बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। एक मिनट मैं इसको कर दूं। हाँ, तो बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत जब नमक आंदोलन की शुरुआत देखें तो 15 अप्रैल 1930 को होती है और जहां पर सारण और चंपारण नमकीन मिट्टी बनाकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसके कार्यक्रम में देखें तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब की दुकानों के आगे धरना देना, ये प्रमुख था। 5 अप्रैल 1930 को सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी लीग बनाई जाती है और हसन इमाम, बलदेव सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा मुख्य इसके व्यक्तित्व रहे हैं। चौकीदारी कर की बात करें तो चौकीदारी कर में बिहार में करबंदी की शुरुआत हो ही चुकी थी। इससे संबंधित होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 महीने की सजा दी गई थी। चौकीदारी कर से संबंधित क्षेत्र को देखें, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, शाहाबाद, चंपारण और यहाँ चौकीदारी कर देने से सभी ने मना कर दिया था। फिर पटना के नखास पिंड, एक ये मंगल तालाब के पूर्व में है, नखास पिंड में नमक कानून भंग किया गया और इस आंदोलन में पहली बार जो है इस महिलाओं के ऊपर राजनीतिक अभियोग चलाए गए। ये भी ध्यान रखिएगा कि किन के ऊपर राजनीतिक अभियोग चलाए गए, तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। आ, अन्य महिलाओं में जो है 12 अगस्त 1930 को गया में चौकीदारी कर नहीं देने हेतु जो भाषण हुआ उसमें ढेर महिलाओं ने भाग लिया था। अब देखिए बिहार में नमक आंदोलन और इससे संबंधित जो मुख्य व्यक्ति हैं, नेतृत्व करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि चंपारण में देखें तो विपिन बिहारी वर्मा इसके नेतृत्व करता रहे हैं। बरेजा में गिरीश तिवारी, गोरिया कोठी में चंद्रिका सिंह, हाजीपुर में भरत मिश्र, पटना में अंबिका कांत सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, लखीसराय में नंद कुमार सिंह और दरभंगा में श्री सत्यनारायण सिंह, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नाम को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी बदल रहा है। हो सकता है कि 4 नाम देकर और इसमें कूट मिलान करने के लिए पूछ सकता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को होती है गांधी जी के द्वारा। इसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू। और जब बिहार में बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को होती है। यहाँ पर देश स्तर पर 17 अक्टूबर 1940 को हुई और बिहार में शुरुआत 28 नवंबर 1940 को होती है। बिहार में इसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह होते हैं, दूसरे सत्याग्रही श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा होते हैं, तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त होते हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। गया में इससे संबंधित व्यक्तित्व गौरी शंकर सिंह है और सिलाव में श्याम नारायण सिंह। याद करने में भी कितना आसान होगा, गया में गौरी शंकर सिंह, सिलाव में श्याम नारायण सिंह। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम लोग जो देखेंगे कि किसान मजदूर और सामाजिक जागरण के रूप में किस तरह बिहार ने अपनी भूमिका निभाई। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ ही लिया। उसमें तीन गठिया प्रथा का विरोध किया गया था। गांधी जी, राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया और कमीशन गठन हुआ और समस्या का समाधान हो गया। अब देखते हैं किसान आंदोलन के और
अन्य तथ्यों को। तो किसान आंदोलन जो है, किसान बिहार में किसान सभा बनती है 1922 ईस्वी में, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनती है। और इसमें क्या है, शोषण, लगान और भूमिहीनता का विरोध करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं। उनका नारा था, लठ हमारा जिंदाबाद। ठीक है। और जमींदारी उन्मूलन का आंदोलन भी ये करते हैं। ध्यान दें, अगर किसान आंदोलन, विभिन्न किसान आंदोलन और कौन-कौन से नेता रहे हैं, इनके बारे में तो सबसे पहले देखें तो जून 1919 में मधुबनी में स्वामी विद्यानंद के द्वारा दरभंगा महाराज के विरोध में एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1922-23 में, ये मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना होती है। इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। इनके द्वारा किसान सभा की स्थापना की जाती है और इसको औपचारिक रूप 4 मार्च 1928 को दिया जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर आता है 1931 में, देखें 1931 में एक कृषक जांच समिति बनती है कांग्रेस के द्वारा, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। जब किसान आंदोलन हम लोग देख रहे होते हैं तो इसमें शब्द आता है बकास्त भूमि। बकास्त भूमि क्या होता है कि जब किसान लगान नहीं दे पाता है तो उस स्थिति में अपनी भूमि को जमींदार के पास रखना होता है, तो और उसमें बेगारी करना होता है, तो उसे ही विकास भूमि के रूप में उस समय जाना गया। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में कौन से नेता प्रचलन में रहे, तो उनके 2-3 नाम हम लोग जब देख लेते हैं तो रेवड़ जो गया में है, उनमें यदुनंदन शर्मा, सारण में जमुना काजी और अन्नवारी के किसानों का नेतृत्व श्री राहुल शंकरतायन ने किया था। क्रांतिकारी समाचार पत्र एवं जन जागरण, इनमें हम लोग देखें तो इनको आप सभी जानते होंगे। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, उदंड मार्तंड, ये भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था, जो कि बिहार हेराल्ड, ये बिहार का पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर था। आइए हम लोग विभिन्न तथ्यों को भी इस माध्यम से देखते हैं। क्रांतिकारिता के बारे में बात करें तो बिहार में 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की जाती है बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा पटना में, और द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। चूंकि ये नाम कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए रामकृष्ण सोसाइटी है ये, ठीक है। और 1920 में हम लोगों ने पहले ही देखा है कि 1920 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, जमशेदपुर में, ठीक है। तो वो अलग है और ये अलग है। उसके बाद देखें तो 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में, लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था। इसी तरह 2-3 क्षेत्र हैं और वहाँ के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके नाम भी हम लोग को निश्चित तौर पर ध्यान रख लेना चाहिए कि छपरा में बैरिस्टर सरजू प्रसाद थे, पटना में ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र थे, गिरिडीह में देखें तो मनोरंजन गुहा थे, और संथाल परगना में हेमेंद्र नाथ घोष थे। इन तथ्यों को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं किसी तरह क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में भी हमें सहूलियत हो सकती है। 1927 में पटना में युवक संघ की स्थापना की जाती है और 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की जाती है, और ये रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के द्वारा की जाती है, पाटलिपुत्र युवक संघ। और वहां से जो है युवक नाम का मासिक पत्रिका का भी संचालन किया जाता है। कई बार होता है कि ये अगर पूछ दे कि किनके घर पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई थी, तो राय महेंद्र प्रताप के घर में इसकी स्थापना की गई थी। भूपेंद्र नाथ दत्त, जो भवानी मंदिर नाम के क्रांतिकारी संस्था थी, उसकी स्थापना कहाँ की जाती है, पटना में। किसके द्वारा की जाती है, तो भूपेंद्र दत्त के द्वारा की जाती है। देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास किस तरह हुआ है, तो अंग्रेजी विद्यालय जो है सबसे पहले 1835 में पटना में और पूर्णिया में स्थापित की गई थी। फिर 1838 में बिहार शरीफ और 1840 में भागलपुर। बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समीक्षा 1861 में डब्ल्यू.एस. एटकिंसन द्वारा की गई थी। मुझे लगता है ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है कि कभी ये पूछते। और पटना में बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गिरीश चंद्र न्यायाधीश थे, गिरीश चंद्र घोष, उनके द्वारा की गई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई।
1872 में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इमदाद अली खान ने मुजफ्फरपुर में स्थापित की थी। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 1874 में सर्वे स्कूल को जो जिसे बाद में हम लोग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाने, और 2004 में इसे एनआईटी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अगले तथ्य को देखें तो 14 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 1921 ईस्वी में आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है। ये हो सकता है पूछते एग्जाम में। 1925 में पीएमसीएच, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, बाद में हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। 1926 ईस्वी में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थापना की गई। उसके बाद 1927 में देखें तो पटना साइंस कॉलेज स्वतंत्र रूप से, चूंकि हम लोग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1919 ईस्वी में पटना कॉलेज में ही विज्ञान का एक अलग विभाग बनाया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉलेज के रूप में 1927 में इसकी स्थापना होती है। 1930 में वेटनरी कॉलेज पटना में बनाया जाता है। 1938 में बिहार में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1947 में इसी तरह हम लोग जानते हैं कि डीएमसी, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसकी स्थापना की जाती है। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य इस संबंध में है। हम लोग देखेंगे कि समाचार पत्र में यहाँ बिहार में 3 तरह के समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था: अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। अंग्रेजी के समाचार पत्रों को देखें तो अंग्रेजी में बिहार का पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र है वो द बिहार हेराल्ड के नाम से जाना जाता है। वो 1875 में उसका प्रकाशन किया गया था। 1881 में इसी तरह इंडियन क्रॉनिकल पटना से प्रकाशित हुआ। 1903 में बिहार टाइम्स, और जो 1906 में बिहार न्यूज के साथ जुड़कर उसको नया नाम दिया गया, द बिहारी। ठीक है। और द बिहारी के स्थान पर जो आया वो द सर्च लाइट था। द सर्च लाइट के नाम से बिहारी के स्थान पर आया। और द सर्च लाइट के प्रथम संपादक जो है सैयद हैदर हुसैन बने थे। 1921 में द मदरलैंड की स्थापना की जाती है। द मदरलैंड आप लोगों को पता होगा, मजरुल हक सदाकत आश्रम, वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था। और 1924 में द पटना टाइम्स निकाला जाता है। मोहम्मद यूनुस के बारे में आप लोगों को मुझे लगता है पता होगा कि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे 1937 ईस्वी में। फिर 1931 में द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज हैं, और उन्होंने इसका संपादन किया था। अब हम लोग जब बात करें तो हिंदी न्यूज़पेपर में, तो बिहार का जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था वो बिहार बंधु के नाम से 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। अगर और भी इसके बारे में तथ्य जानना हो तो बिहार बंधु की स्थापना 1872 में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है। और पटना से प्रकाशित हुई 1874 में। पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था बिहार का, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो वो था हमारा सर्वहितैषी नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। जो यहाँ पर हम लोगों ने द इंडियन नेशन दरभंगा महाराज के बारे में पढ़ा, उस न्यूज़पेपर के बदले हिंदी जो प्रकाशन हुआ उसका नाम था आर्यावर्त, 1941 से प्रकाशित हुआ। और द सर्च लाइट, जो कि द बिहारी के स्थान पर आया था, और उसके स्थान पर जो समाचार पत्र हिंदी में आया उसका नाम था प्रतीप। उर्दू का समाचार पत्रों को देखें तो एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है नूरुल अनवार, जो आरा से निकलता था और जिसके मालिक मोहम्मद भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की बात करें तो चूंकि हम सभी को ये देखना पड़ेगा कि इसका टाइमलाइन क्या है। 5 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है बम्बई में। फिर 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है। और उसी दिन करो या मरो का भी नारा दिया गया, और उसके बाद घोषणा की गई, बिहार में आंदोलन तीव्र हो गया। प्रमुख नेता और घटनाएं देखें तो जयप्रकाश नारायण का भूमिगत नेतृत्व वहां पर रहा है। आजाद दस्ता की स्थापना, अपना सचिवालय में 11 अगस्त को 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसे सप्त शहीद के नाम से जानते हैं। व्यापक जन भागीदारी होती है, सरकारी दमन किया जाता है, रेल लाइनों, कार्यालयों, थाना आदि पर जन आक्रोश, और हजारों गिरफ्तार हो जाते हैं। इसकी शुरुआत देखें तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से मानी जाती है। और
इससे पूर्व में देखें तो 31 जुलाई को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो है कांग्रेस समिति की बैठक हो जाती है और कांग्रेस संगठित हो जाने के लिए सभी कांग्रेसी को संगठित हो जाने के लिए एक नारा दिया जाता है। और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में ले जाए जाते हैं। और 10 अगस्त 1942 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा बांकीपुर जेल में जाते हैं। और 11 अगस्त को पटना में देखें तो बिहार विद्यार्थियों का एक जुलूस निकलता है सचिवालय भवन के सामने। विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं वो लोग, और जिस पर जो है पटना के जो न्यायाधीश होते हैं डब्ल्यू जी आर्चर, वो डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा ये कहा जाता है कि उन पर गोलियां बरसाई जाए। और उसमें 7 छात्र शहीद होते हैं, जिनके तस्वीरों को आप लोग देख भी सकते हैं कि इन्हें शहीद स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। जिसमें 7 छात्रों के नाम में रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार, उमाकांत प्रसाद सिन्हा और सतीश प्रसाद झा। इन नामों को अगर याद रखने की बात है तो मैंने जो एक बनाया था मेरे लिए ट्रिक, RRR DJ US, ठीक है, यही 7 लोग हैं, RRR DJ US। और फिर 12 अगस्त 1942 को गांधी मैदान पटना में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए। बात देखें हम लोग आजाद दस्ता की, तो आजाद दस्ता का गठन 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में किया जाता है। क्वेश्चन भी एक बार बीपीएससी पूछ चुका है, बकरा टापू, ठीक है, बकरा टापू, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किया जाता है, डॉक्टर श्यामानंद सिंह और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के सहयोग से। और सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया जाता है। भूमिगत आंदोलन की बात करें तो भूमिगत आंदोलन में 12 अक्टूबर 1942 को पटना के अंडारी गांव में विस्फोट आदि घटनाएं होती हैं और जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल ले जाए जाते हैं। फिर 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश जी और अन्य लोग वहां से फरार हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी चुका है कि किस दिन कौन सी रात को वो फरार हुए थे, दीपावली की रात को। आप लोग अब डेट भी याद रखिएगा, 9 नवंबर 1942। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संचार और प्रचार विभाग का निदेशन डॉक्टर लोहिया के हाथों में रहता है। बिहार प्रांतीय आजाद परिषद सूरज नारायण सिंह के हाथों में रहे। और नेपाल शिविर का मुख्य प्रशिक्षक सरदार नित्यानंद सिंह हैं। मई 1943 में जेपी पुनः गिरफ्तार होते हैं और हनुमान नगर जेल उनको ले जाया जाता है। फिर वहां से वो फरार हो जाते हैं और वहां से कोलकाता जाते हैं और कोलकाता में आजाद हिंद सरकार से संपर्क की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाता है आजाद हिंद सरकार से। और अंततः 18 दिसंबर 1943 को मुगलपुरा में जेपी जो है अपने लोकमान्य तिलक लोकनायक जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हो जाते हैं। और इसके साथ कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो सियाराम दल होता है, सियाराम सिंह के नेतृत्व में नित्यानंद सिंह, पार्थ ब्रह्मचारी, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, इन सब में प्रभावित करता है सियाराम दल। और भागलपुर में कुछ अन्य दल भी होते हैं, परशुराम दल, महेंद्र गोप का दल। इससे संबंधित क्षेत्र और उसमें कौन से नेता सक्रिय रहे हैं उनका नाम हमें जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। कि सिवान में फुलेरा प्रसाद श्रीवास्तव, सारण में जगलाल चौधरी, दरभंगा में कुलानंद वैदिक, सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर, कुर्था में श्याम बिहारी लाल और कटिहार में ध्रुव कुमार। इन नामों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ में डुमरांव में कपिल मुनि, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी अगर एक बार सुन लें आप लोग तो शायद वो काम करे। कि बिहार में किसान सभा जो है, पहला किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, दूसरा 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में, और तीसरा 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के ही नेतृत्व में आयोजन इसका किया गया। साथ ही देखें तो कुछ एक मजदूर आंदोलन भी था। मजदूर आंदोलन में देखें तो 1919 में सबसे पहले जमालपुर में हड़ताल हुआ। उसके बाद 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल किया गया। इसमें कुछ एक दो नाम है, एस एन हल्दर हैं, जैसे व्योमेश चंद्र चक्रवर्ती हैं,
1928 में देखें तो जमशेदपुर में हड़ताल किया गया। तब तब जो है जेपी जो है इससे जुड़े हुए थे। और साथ में एक और कुछ देख लें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1931 में की गई थी। और जिसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। और इसकी औपचारिक रूप से स्थापना 1934 में की गई, 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया में। ठीक है। और इसके सचिव जो हैं जयप्रकाश नारायण बने और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने। तो ये भी मुझे लगता है कि ध्यान रखने वाली चीजें हैं आप लोगों को। और कुछ पत्र पत्रिका और मैगजीन की बात करें तो बस 1 मिनट का है, उसमें आप सुन लें कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित अगर कुछ नाम आएगा तो चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, ये दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगर रामवृक्ष बेनीपुरी से संबंधित चीजों को देखें तो पतितों का देश, लाल तारा, कैदी की पत्नी, ये तीन हम अगर महत्वपूर्ण रूप से देखें तो रामवृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। अगर गीत की बात करें, फिरंगिया एक करके था, वो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित था, दिल्ली, हाहाकार, हिमालय, रणभंग। ये और चूंकि आप लोग को पता ही होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया से बिलोंग करते हैं। फिर शिव पूजन सहाय से संबंधित था विभूति और मुंडमाल। अ, यही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो आप लोगों को निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर काफी ही फ्रूटफुल होगा। जिस्ट है, समराइज्ड है। और मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इससे आते हैं बिहार स्पेशल में। तो देख लीजिए कि कितना आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। और ये अगर डायरेक्ट आप लोगों को मदद नहीं करेगा तो ये निश्चित तौर पर इनडायरेक्ट रूप से मदद करेगा। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अ, एक टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं और अपने बातों को वहां भी आप रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।